Hello everyone, I welcome you all to the channel of Join MNS Academy. Today we are going to do some MCQ questions on a very important chapter of physics, which is ray optics. So let's start the question. The first question is, the principle of working of a periscope is based on option A, only reflection, option B, only refraction, option C, both reflection and refraction, or option D, both reflection and interference. So I hope you would have tried the question. So the correct answer is option C, both reflection and refraction. तो इसमें ये जो पहला वाला है ये रिफ्लेक्शन टाइप पेरिस्कोप है और ये दूसरा वाला जो है ये रिफ्रैक्शन टाइप पेरिस्कोप है। रिफ्लेक्शन इसमें मिरर्स के थ्रू हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पर एक मिरर है, और इसमें रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू हो रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो पेरिस्कोप क्यों यूज़ होता है? पेरिस्कोप बेसिकली इसका यूज़ मिलिट्री में या तो सबमरीन्स में होता है, क्योंकि वो वाटर के नीचे होते हैं और वो देखना चाहते हैं वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, तो वो इसे यूज़ कर लेते हैं। वरना सोल्जर्स इसे यूज़ करते हैं जब वो बंकर में रहते हैं और वो बाहर का चीज़ देखना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if a concave mirror of focal length 10 cm is immersed in water, its focal length will option A be reduced, option B increased, option C remain unchanged, or option D changes in sign. I hope you would have marked the option. The correct answer is option C, remain unchanged. आप इसको याद कर लो कि मिरर जो होते हैं, ठीक है, मिरर को आप अगर किसी भी सब्सटेंस में इमर्स करते हो, जैसे वाटर है या जो भी मटेरियल मीडियम है, उसमें अगर आप इमर्स करते हो ना, तो भी इसके फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। और अगर आप लेंस को अगर ऐसे ही मीडियम में इमर्स करते हो तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ करेगी, किसी भी टाइप के लेंस को। ओके, सो please make a note of this point, and also that the correct answer for this question will be C. So let's proceed to the next question. An astronaut in an Earth satellite will observe sky as option A blue, option B red, option C white, or option D black. I hope you would have marked the answer. The correct answer is option D, black. अर्थ सैटेलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अर्थ सैटेलाइट मतलब कि वो स्पेस में है ना। मान लो ये है अर्थ और सैटेलाइट यहाँ पे है, तो अर्थ के आसपास में तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है जो हमें ब्लू दिखती है, लेकिन स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लाइट, वहाँ पे हमें ब्लैक की दिखता है सारी चीज़ें। ओके, तो एक एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक दिखता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाउंड्रीज ऑफ अ ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर फाउंड टू बी completely invisible when placed in a liquid of refractive index mu. This is possible only if the refractive index of the material of the block is option A greater than mu, option B equal to mu, option C less than mu, और ऑप्शन डी इक्वल टू यूनिटी। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओके, इक्वल टू म्यू। तो अगर आप इससे मान लो ये एक वेसल है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसके अंदर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू होगा तभी तो ये एक कंटिन्यूस बॉडी की तरह बन जाएगा, और तभी ये बीच का ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा। इसको आप नॉर्मल ऐसे समझो कि मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इसी ग्लास के पीछे सेम ऐसा ही एक ग्लास आप जो बिल्कुल क्लियर हो, वैसा ही ग्लास आप इसके पीछे एक रख दो, है ना, और फिर आप इस ऐसे इसको रखने के बाद सामने से देखो जो बिल्कुल सेम डायमेंशन का हो, जो इसके पीछे बिल्कुल बराबर से आ जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दो ग्लास है। ओके,
So let's move to our next question. If the focal length of a biconvex lens is 25 centimeter, then the power of lens will be option A +4 diopter, option B -4 diopter, option C +0.04 diopter, और option D -0.04 diopter. I hope you would have tried this question और आपने अपना ऑप्शन मार्क कर लिया होगा. तो इसके लिए अब बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. सो पावर हमें डायोप्टर में मिलता है और फोकल लेंथ हमें मीटर में रखनी होती है. तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दी है, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा? तो मीटर में इट विल बी 0.25 मीटर्स. सो ये कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा, है ना. और क्या लिखा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है. ये आप याद रखना कि कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का पावर नेगेटिव होता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एंड लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इफ अ मैन अप्रोचेज अ प्लेन मिरर at a rate of 2 km per hour, then his image would approach him at the rate of option A 1 km per hour, option B 2 km per hour, option C 4 km per hour, and option D 8 km per hour. आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और अपना ऑप्शन मार्क कर लिया होगा. तो क्या गिवन है कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है. वो एक वेलोसिटी है उसकी जो गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, इससे मिरर के तरफ आ रहा है. तो हमसे पूछा कि इसकी इमेज इसके तरफ, है ना, इस पर्सन के तरफ कितनी स्पीड से आ रही होगी. तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के जितना इस तरफ रहता है प्लेन मिरर के, ये इक्वल रहेगा, ये और ये डिस्टेंस, है ना. तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी इमेज भी आगे आएगी, है ना. तो इसकी इमेज किस स्पीड से आएगी? क्योंकि ये डिस्टेंस डबल है और इसकी स्पीड भी 2 किलोमीटर है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 + 2, है ना. तो 2 + 2 यानी कि 4. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 किलोमीटर पर आवर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, और ऑप्शन डी कॉन्वेक्स मिरर. आई होप यू वुड हैव मार्क द ऑप्शन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो हमें सनलाइट को फोकस करना है. ओके, तो प्लेन मिरर जो है उससे तो डायरेक्टली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, वो कहीं पे फोकस नहीं कर पाएगा. और कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस को हम और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. इसमें तो क्या होगा, इसमें अगर सनलाइट जो आ रही होगी वो तो दूर दूर हो जाएगी, है ना. तो ये तो हमारे काम नहीं आएगा. जबकि कॉनकेव मिरर जो है, क्योंकि वो ऐसे है, तो इसमें जो सनलाइट आ रही है वो सब ऐसे जो भी आएंगी वो सब एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a motor car, spherical mirrors are utilized at two different places. First, headlight, and second, rear view mirror. What type of mirrors are used? Option A concave for case 1 and convex for case 2. Option B convex for case 1 and concave for case 2. Option C concave for both cases and option D convex for both the cases. आई होप आपने मार्क कर लिया होगा ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कॉनकेव फॉर केस 1 यानी कि कॉनकेव फॉर हेडलाइट एंड कॉन्वेक्स फॉर केस 2 विच इज़ रियर व्यू मिरर. ओके, तो इसको देखो कि ये ऐसे जो हेडलाइट होती है हमारी गाड़ी की, तो इसके पास हम
कॉनकेव मिरर क्यों लगाते हैं? हम इसको ना फोकस पे रखते हैं इसके, और इसके फोकस पे रखने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से फिर जितनी भी लाइट्स जाती है ना, वो सब एक पावरफुल पैरेलल बीम दे पाती हैं, और पावरफुल पैरेलल बीम जब आपको मिलेगी तो आप दूर तक देख सकते हो क्लियरली। ओके। और साइड व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स का रेंज ज़्यादा होता है, ये हमें दूर तक की चीज़ें दिखा सकता है। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ जितनी भी रेज आ रही है, ये इन सबको लेके रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें ज़्यादा दूर तक की चीज़ें दिख पाएंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन मिरर लाइज फेस अप मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. A ray of light coming down vertically on the mirror. The angle of incidence, the angle between the reflected ray and the horizontal are respectively option A 10 degree and 20 degree, option B 15 degree and 15 degree, option C 15 degree and 30 degree, and option D 15 degree and 60 degree. आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा और अपना ऑप्शन मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है, वो 15 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे 15 डिग्री का एंगल है इसका, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। ओके, जो इससे लिखा है कि वर्टिकली डाउन। तो हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, और हमें दूसरा निकालना है एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो लेट्स सी इट ऑन द डायग्राम दैट ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, ये हमारा मिरर हो गया जो 15 डिग्री के एंगल पे है। ओके, ये हमारी इंसिडेंस रे है। ओके, ये इस मिरर का नॉर्मल है। ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जैसे कि ये 15 डिग्री का एंगल है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो हमें मिल जाएगा कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आ गया 75 डिग्री। ओके, तो ये 75 डिग्री आ गया, तो अब हमें पता है ये भी 90 है, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। तो इससे हमें पहले क्या मिल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 15 डिग्री है। ओके, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये भी 15 डिग्री है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें पूछा था कि एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि ये एंगल। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो कि ये है, मान लो इसको हमने बोला ए। ओके, सो ए विल बी इक्वल टू 90 माइनस 15 प्लस 15 विच इज़ 90 माइनस 30, विच सो वी गेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो क्या है आंसर, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री, so which is the option D. So let's proceed to the next question. The correct sequence of decreasing order of velocity of light in glass, diamond and water is option A diamond, glass, water, option B glass, diamond, water, option C diamond, water, glass, और ऑप्शन डी वाटर, ग्लास, डायमंड। सो आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा और मार्क कर लिया होगा जो ऑप्शन आपको मार्क करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको याद होगा कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है, उस मीडियम में वेलोसिटी उतनी कम होती है। ओके, सो यहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, सबसे ज़्यादा डायमंड का होगा, डायमंड के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा, और ग्लास के बाद वाटर का। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा वाटर में होगी, उसके बाद ग्लास में होगी और फिर डायमंड में होगी।
यानी कि वाटर ग्लास डायमंड, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी. So let's proceed to the next question. If the refractive indices of water and that of glass with respect to air are 4/3 and 3/2 respectively, then the refractive index of the glass with respect to water is option A 2.66, option B 2, option C 1.125 and option D 0.88. आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. ओके, 3/2 and refractive index of water is 4/3. 4/3. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 9/8. ओके, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.125, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. When a ray of light is reflected under multiple reflections by a set of plane parallel mirrors, then the intensity of ray diminishes due to option A absorption as well as scattering of light from the mirror, option B scattering of light by the atmosphere, option C absorption of light by the atmosphere, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर. तो आप जानते हो, अगर मान लो जैसे कोई भी लाइट है, वो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर रही है ना, तो वो अगर दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में, तो वो कंटिन्यूसली इधर से उधर ट्रैवल कर रही है. तो अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो कुछ वेवलेंथ, मान लो ये लाइट ट्रैवल कर रही है, तो इसका कुछ सेगमेंट, कुछ वेवलेंथ स्कैटर हो जाएगा एटमॉस्फेयर के वजह से, है ना. तो स्कैटरिंग तो है, साथ ही साथ क्योंकि ये सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है लाइट, बार बार कोलिजन हो रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट एब्जॉर्प्शन एज वेल एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट from the mirrors. So let's proceed to the next question. Two plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree to each other. If an object is placed between them, then the number of image produced will be option A 5, option B 6, option C 10 and option D 4. तो आपने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को और मार्क कर लिया होगा जो आपको लग रहा होगा ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है. तो नंबर ऑफ़ इमेजेस इज़ इक्वल टू 360 मीन्स टोटल डिग्री बाय थीटा. आपका थीटा जो आपका एंगल है, यानी कि 60 डिग्री. और इसके बाद इसमें वेरियस कंडीशंस आती है जो आपको पता होंगी. तो अगर ये थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 60 डिग्री रखते हैं, तो अगर ये इवन आता है, जैसे इस केस में यहाँ पे ये 6 आ रहा है, तो आपको इसमें से -1 करना होगा, तो आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस मिलेंगी. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट देयर वुड बी 5 इमेजेस. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. और इस फॉर्मूला को भी आप रिमेंबर कर सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को याद रखो कि अगर थीटा ऑड आएगा, अगर ऑड इंटीजर आता है, तब तो डायरेक्टली उतने इमेजेस होंगे. अगर इवन इंटीजर आता है तो उसमें से -1 करने से आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो
Our next question is, a beam of monochromatic light is passing from one medium to another. Which of the following quantities does not change? Option A, amplitude. Option B, velocity. Option C, wavelength. And option D, frequency. सो आपने मार्क कर लिया होगा ऑप्शन. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी. क्या है ना कि मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया हुआ है तो यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, है ना. मतलब कि फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी की पूरी लाइट है वो, है ना. तो अब मान लो यहाँ से ये वेव ऐसे ट्रैवल करती हुई आ रही है, तो ये तो आप जानते हो बहुत ही इजीली कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, है ना. वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब इस मीडियम में उसको या तो ज़्यादा फ्री स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए या उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा फ्रीली मूव होने के लिए. ओके, इसी की वजह से उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव एस्टिग्मेटिज्म फॉर अ ह्यूमन आई? ऑप्शन ए, कॉनकेव लेंस. ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल लेंस. और ऑप्शन डी, प्रिज्मेटिक लेंस. आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल लेंस. एस्टिग्मेटिज्म को क्योर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ होते हैं. कॉनकेव लेंस मायोपिया के लिए यूज़ होते हैं. ओके, कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Defect of color blindness can be remedied by the use of option A, cylindrical lens. Option B, bifocal lens. Option C, contact lens. Option D, none of these. सो आपने इसे ट्राई कर लिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज. लेंसेज के थ्रू कलर ब्लाइंडनेस नहीं ठीक की जा सकती. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following optical instrument produces a virtual image? Option A, a simple magnifier. Option B, movie projector. Option C, ordinary single lens reflex camera. और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ सिंपल मैग्नीफायर. तो मैग्नीफायर का क्या होता है आप जानते हो. सिंपल मैग्नीफायर मतलब कि मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो मैग्नीफाइंग लेंस का क्या होता है कि वो किसी स्क्रीन पे इमेज नहीं दे रही है, वो इमेज को एनलार्ज कर रहा है लेकिन वो किसी स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो रहा है, वो एक वर्चुअल इमेज दे रहा है. जबकि मूवी प्रोजेक्टर एक स्क्रीन पे इमेज बना रहा है. तो आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि अगर कहीं पे स्क्रीन पे इमेज बन रही हो तो वो रियल इमेज है और स्क्रीन पे ना बन रही हो तो वो वर्चुअल इमेज है. तो मूवी प्रोजेक्टर तो रियल इमेज देता है, ऐसी कैमरा भी रियल इमेज देता है. और वर्चुअल इमेजेस कौन कौन देते हैं? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी वर्चुअल इमेज देते हैं. इससे भी आप नोट कर सकते हो दैट टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज. So let's proceed to the next question. Our next question is, for a thin lens, the nodal points coincide with option A, nodal planes. Option B, principal foci. Option C, optical center. और ऑप्शन डी, ऑप्शनल एक्सिस. आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल सेंटर. तो हम कभी भी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना तो भी यही कंसिडर करते हैं कि लेंसेज थिन लेंस है. तो थिन लेंस हम क्यों कंसिडर करते हैं? ताकि वो ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज में हो. क्यों? अगर मान लो जैसे ये नॉर्मल लेंस है ना, अगर ये ऐसे है मान लो ये, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर ये इतने
इससे ऐसे हैं, अगर थिन लेंस हम सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज़ ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थिन लेंस। हम कभी भी एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, तो हम यही कंसीडर करके करते हैं कि जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो एक थिन लेंस है। थिन लेंस क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप मानो जैसे ये एक एक्सिस है और ये एक लेंस है, ओके, और यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर अगर है, तो अगर ये थिन लेंस होगा ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ही क्लोज होंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रहे होंगे। अ स्टीरियोस्कोपिक कैमरा प्रोड्यूसेस एन इमेज विच इज़ ऑप्शन ए मैग्नीफाइड, ऑप्शन बी थ्री डायमेंशनल, ऑप्शन सी थ्री डायमेंशनल इन अपीयरेंस, ऑप्शन डी कलर्ड। तो आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थ्री डायमेंशनल इन अपीयरेंस। स्टीरियोस्कोपिक कैमरा क्या होता है, इसमें वेरियस लेंसेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। वो दो अलग अलग पोजीशन से, मान लो आपको देखो आपकी दोनों आइज़ है ना, तो आपकी दोनों आइज़ में से एक आई को क्लोज करोगे और एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे, तो वो एक अलग इमेज आपको दिखाएगी। फिर उसको क्लोज कर दोगे, दूसरे से देखोगे, तो आपको थोड़ा सा साइड में दिखेगी वो ऑब्जेक्ट। आप अगर उसको एग्जैक्टली करोगे, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। तो स्टीरियोस्कोपिक कैमरा भी ऐसे ही दो इमेजेस ले लेता है या मल्टीपल इमेजेस ले लेता है दूसरे कैमराज अगर आप देखो तो इन इमेजेस को वो एक साथ कंबाइन करके दिखाता है, तो वो आपको लगता है कि वो थ्री डायमेंशनल है, जबकि वो एक थ्री डायमेंशनल इन अपीयरेंस ही होगा, रियलिटी में वो थ्री डायमेंशनल नहीं होगा। So let's move to the next question, which is also the last question. The order of color in secondary rainbow is option A, no regular pattern is observed, option B, red on inner edge and violet on outer edge, option C, red on outer edge and violet on inner edge, और option D, none of the above. So इसका करेक्ट आंसर है रेड ऑन आउटर एज एंड वॉयलेट ऑन इनर एज। इसमें क्या होता है ना कि जब हम इसको देखते हैं ना, तो देखने वक्त क्या होता है, ऊपर वाले का जो होता है, ऊपर वाले का हमें वॉयलेट और रेड जो दिखता है, जैसे ऊपर वाले का मान लो ये रेड और ये वॉयलेट है, और नीचे वाले का रेड और नीचे वाले का वॉयलेट, तो हमें दिखते वक्त ऐसा दिखता है कि रेड नीचे है ना, दिखते वक्त हमें ऐसा दिख सकता है कि रेड नीचे है और वॉयलेट ऊपर है, लेकिन रियलिटी में रेड ऊपर है ना, और वॉयलेट उसके नीचे है, ओके। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, ऊपर जो है जैसे ये आपको दिख रहा होगा रेड, है ना, इसका रेड ऊपर है और इसका वॉयलेट नीचे है, और इसका भी रेड ऊपर है और इसका वॉयलेट नीचे है, लेकिन जब आप आइस से देखते हो तो आपको वॉयलेट ऊपर दिखता है और रेड नीचे, ओके। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।